Hello, welcome to all of you. Myself, Dr. Mukul. Today we are going to see the new concept will be asked in a number of competitive exams, that is a photosynthesis. Photosynthesis in higher plants. Most of the एग्ज़ाम्स ये फोटोसिंथेसिस है हायर प्लांट्स के रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं या मीनिंग देखते हैं. फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट फिजिको केमिकल रिएक्शन विच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. इट इज आल्सो one of the oxidation reduction reaction that will be a conversion of one organic molecules inorganic molecules into the organic molecules. That means from carbon dioxides as well as hydrogen, it converted into the carbohydrate molecules. ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में जो रॉ मटेरियल है जैसे वाटर है, कार्बन है, उसका कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर मॉलिक्यूल्स में होता है. जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कहा जाता है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब सिंपल सी बात है, कुछ सिंथेसिस करना हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. रिडक्शन करना है, कुछ चीज़ें कम करनी हो तो उसे रिडक्शन कह सकते हैं. और दूसरा भी मीनिंग हम इसे लगा सकते हैं. ऑक्सीडेशन दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन दैट मीन्स रिड्यूसिंग ऑफ वन कंपोनेंट इनटू द other components, such as during the photosynthesis there is a oxygen synthesis or the oxygen release is there, and in a reduction there is nothing but the synthesis of a sugar or the carbohydrate from the CO2 molecules. There are the one scientist or the one report are available. According to that, they have a proof that is oxygen has been synthesized and the sugar is also synthesized. But it is a proof that in 1941 Ruben and the Kamen that will be experimentally prove that the source of liberated oxygen photosynthesis is from the water and not from the carbon dioxide. फोटोसिंथेसिस में जैसा है कि हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर सिंथेसिस होता है, लेकिन वाटर सिंथेसिस किससे बनता है वाटर और किससे बनता है ऑक्सीजन. ये जो है ये हम रूबेन और कामेन इन दोनों साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया है. जो ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल से ही सिंथेसिस होता है. ये कार्बन से ऑक्सीजन सिंथेसिस नहीं होता. कार्बन से हम क्या कह सकते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट और शुगर मॉलिक्यूल सिंथेसिस किए जा सकते हैं. Photosynthesis occurs in plants basically, then as well as algae and the many of species of bacteria. Not all the species of a bacteria species like archaea and the other, but only one species we called as in bacteria, that is chemosynthetic bacteria, or that doing the photosynthesis by the chemosymbiotic or the chemosynthetic photosynthesis. About the 90% photosynthesis world is performed by the algae in the oceans and the fresh water. हमें पता है कि अर्थ में लगभग 70% वाटर है, बट वाटर में सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स अवेलेबल है वो है algae. सो ओशियंस में जो फोटोसिंथेसिस होता है लगभग 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो algae परफॉर्म करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड्स producing in the world or in the earth, that will be a terrestrial and aquatic plant about 258 gigatons. जो फोटोसिंथेसिस द्वारा जो कार्बन जनरेट होता है, लगभग एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट द्वारा जो कार्बन और फोटोसिंथेसिस यूज किया जाता है तो लगभग वो कितना है 258 gigatons. देन सिंपल बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस वो बेसिकली वो क्या होता है, अगर रिएक्शन आपको फोटोसिंथेसिस की समझ में आए तो अगर आप फोटोसिंथेसिस में जो भी है आगे जाके आपको समझ में आ सकता है. ये देखिए इन आपके सामने जो फिगर है उसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड्स, उसके बाद H2O, देन सनलाइट, क्लोरोफिल, इट फॉर्म द C6H12O6, उसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं.
उसको हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं या उसको हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ऐसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ डाटाबेस, बहुत सारे डेफिनेशन आते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग है यही है, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। बहुत सारा, एक रिएक्शन आपको समझ में आएगा, बहुत सारा है फोटोसिंथेसिस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सही में समझ में आ सकते हैं। देन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। सिंस दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड लाइक अ पर्पल बैक्टीरिया, then the sulfur bacteria, then the heliobacteria, they uses the light energy to create the organic compound but do not produce the oxygen. This process is called as a unoxygenic photosynthesis. मतलब जो फोटोसिंथेसिस है, जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकता है हम उसे फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन वो जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस नहीं होता उनके द्वारा। सिर्फ प्लांट्स जैसे अलगी है, उसके बाद जो ग्रीन कलर के टेरेस्ट्रियल प्लांट है और कोई एक्वाटिक प्लांट हो तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन बैक्टीरिया जैसे मैंने पीछे की स्लाइड में दिखाया, सल्फर बैक्टीरिया, हेलियोबैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उसको अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत बार फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे होता है, सब बताते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता क्या एक्चुअल प्रोसेस कहाँ चलता है। ये देखिए, इन आपके सामने जो फिगर है उसमें दिया है, ये सनलाइट है। सनलाइट ये प्लांट के ग्रीन लीफ है उस पर पड़ते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सॉइल है, सॉइल में वाटर दिया होता है। और ये है रॉ मटेरियल, रिएक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। देन लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप उसके प्रोडक्ट, जब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस होने के बाद हमें क्या क्या मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, दे रिलीज द ऑक्सीजन। Then the another important thing, that is sugar, we call as carbohydrate, we call as a food of that plants that can be produces during the process of photosynthesis. Basically फोटोसिंथेसिस होने के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी हमें चाहिए। रॉ मटेरियल में है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रॉ मटेरियल है उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। Every land plant uses the raw material, that is a carbon dioxide, essential through a atmosphere by a special mechanism or the special part we called as a stomata. जैसे हमारी बॉडी में जो नोज़ है, नोज़ द्वारा हम क्या करते हैं, रिस्पिरेशन और गैसेस का अंदर बाहर छोड़ने का काम करते हैं, वैसे ही प्लांट के लीफ में लोअर सरफेस में एक पार्ट है, उसे हम एंट्री ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कह सकते हैं, उसको स्टोमेटा कह सकते हैं। जो मोनोकॉट प्लांट है एज वेल एज डाइकॉट प्लांट है, एवरी प्लांट्स हैविंग द स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ gases. That means they take a CO2 from the atmosphere through a stomata inside the body. Some hydrophytic plant, they take a carbon dioxide from the upper surface of a leaf. जो aquatic plant है, जो plant पानी में रहते हैं, उसके जो पानी में हमें पता है कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होने से सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो इसी कारण जो भी हाइड्रोफाइटिक और एक्वेटिक प्लांट है उसके लीफ के अपर सरफेस में ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो ऊपर के सरफेस से, एटमॉस्फेयर से कार्बन ले सके। देन hydrophytic get their carbon dioxide supply in the form of bicarbonate forms of the aquatic environment through a general surfaces.
Carbon dioxide is one of the essential raw material in photosynthesis that obtained from the atmosphere. It enters in leaf through a small pore is called as a stomata. After entering the leaf, carbon dioxide diffuses into the intercellular space and reaches to the chloroplast of the mesophyll cell. ये देखिए अब जे स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या 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 करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन ले सकता है और कार्बन वो क्या करता है, लीफ के अंदर जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हम उसे क्लोरोफिल कहते हैं। आगे जाके क्लोरोफिल पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ एक बात समझ में रखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है उसका लीफ में पोजीशन कौन सा है। नंबर ऑफ एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच व्हाट आर द पोजीशन ऑफ अ क्लोरोफिल और द क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट इज अ मेसोफिल। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट की एग्जैक्ट लोकेशन रहती है। जो कार्बन है वो लीफ स्टोमेटा थ्रू लीफ के अंदर जाता है और उसके बाद वो लीफ के एक सेल है मेसोफिल सेल, बंडल शीट के अंदर वो मेसोफिल सेल प्रेजेंट रहती है, वहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो कार्बन वहाँ तक ट्रैवल करके जाता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड द कार्बन रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द कार्बन obtained from the carbon dioxides finally converted into the glucose which serve as a food of a plant। मतलब हम जो कहते हैं प्लांट में जो भी फूड सिंथेसिस होता है उसमें की रॉ मटेरियल है, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, थ्रू विच दे कैन कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। देन अनदर इम्पोर्टेंट मटेरियल है वाटर और द रॉ मटेरियल। कार्बन तो है ही इम्पोर्टेंट, उसके अलावा भी एक दूसरा कंपोनेंट है वो बहुत ज़रूरी है, एज यू नो दैट इज वाटर। वाटर जो है अर्थ पे अबाउट 70% प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट को यूज करना कितना वो यूज होता है वो भी ज़रूरी है। दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट देयर आर द वाटर यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम कह सकते कार्बन थ्रू क्या प्रोड्यूस हो सकता है, कार्बन थ्रू हमें जो है ग्लूकोज सिंथेसिस हो सकता है, और जो वाटर है उसके थ्रू हमें ऑक्सीजन सिंथेसिस हो सकता है। photosynthetic land plant absorb the large amount of water through a soil by the root hairs। जो वाटर है, अब जैसे हमने कार्बन का देखा, कार्बन एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा थ्रू प्लांट ले सकते हैं, उसी तरह जो वाटर है, जो लैंड प्लांट है वो क्या करते हैं, वाटर रूट में एक पार्ट है रूट हेयर्स, रूट हेयर्स थ्रू वो जब वाटर क्या करते हैं, जाइलम के सेल थ्रू क्या करते हैं, रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर एब्सॉर्ब करके ऊपर भेज सकते हैं, जहाँ मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट और कार्बन प्रेजेंट है, वहाँ ये क्या करते हैं, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Water is uptake by root hair by the special mechanism we called as a osmosis। फिजियोलॉजी में एक कंसेप्ट है osmosis, दैट मीन्स जैसे हम कैसे कह सकते हैं, हमारी बॉडी में हम जैसे पानी पीते हैं वैसे प्लांट के बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो प्लांट डायरेक्ट हम प्लांट को डायरेक्ट सर्व करके और प्लांट ले सकते हैं। प्लांट के अंदर एक स्पेशल टाइप मैकेनिज्म है, वो कहते हैं वो उसे ऑस्मोसिस। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, वहाँ जहाँ से कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहाँ से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसे जो सॉइल में है, सॉइल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और प्लांट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो क्या करते हैं प्लांट रूट हेयर्स थ्रू क्या करते हैं, वो जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वाटर का वहाँ से वाटर ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट गोइज इनटू द रूट हेयर्स। देन रूट हेयर्स के जो सेल है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉर्टेक्स और द रूट। फिर रूट में जाता है, फिर जाइलम में जाता है, फिर स्टेम, फिर लास्ट में लीफ में जाता है। ऐसा जो मूवमेंट है वो एक स्पेशल मैकेनिज्म है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। आगे जाके ऑस्मोसिस में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस किस मैकेनिज्म पे वर्क होता है और कैसा ये रियल है या कैसे वर्किंग होता है, वो आगे जाके हमें पता चलेगा। The absorb water transport from the root leaves through xylem and water play a role in a light reaction of a photosynthesis।
फिर जो वाटर है, वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता. सो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन वन अनदर कंपोनेंट, इफ बोथ कंपोनेंट आर अवेलेबल, दो कंपोनेंट हम कह सकते हैं जैसे कार्बन है और जैसे वाटर है, ये दोनों प्रेजेंट होने से फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसे नहीं. फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट की ज़रूरत है हमें, वो है लाइट. द लाइट कम्स फ्रॉम द सनलाइट. ये जो लाइट का सोर्स है वो कहाँ से आता है? जो सन है, सन की जो सनलाइट है उसकी सनलाइट यूज करके ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है. द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ लाइट. मतलब लाइट है, जो भी वेवलेंथ की लाइट है उसी में फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं. जो भी विजिबल वेवलेंथ है और द विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके जो वेवलेंथ है उसमें ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर फ्रॉम द एनर्जी दैट कंसिस्ट द स्ट्रीम ऑफ अ टाइनी पार्टिकल विच कॉल्ड एज अ फोटोन विच ट्रेवल्स इन द वेव्स. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक स्मॉल प्रैक्टिकल पार्टिकल में आते हैं, उस पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं. फोटोन इज नथिंग बट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द लाइट वेव. जो कि लाइट वेव है उसके टाइनी पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं. सोलर रेडिएशन reaching to earth wavelength about the between the 300 nanometers to 2006 nanometers, जो हम कहते हैं यूवी रेंज और इंफ्रारेड वेवलेंथ. जो लाइट है पृथ्वी अर्थ पे आती है उसकी जो वेवलेंथ है लगभग 260 टू 2600 नैनोमीटर है. उसको हम 300 टू 200-600 नैनोमीटर कहते हैं. उसको भी डिफरेंट वेवलेंथ में बांटा गया है, जैसे यूवी देन इंफ्रारेड, देन रेड वेवलेंथ. जो है उस पे लाइट पृथ्वी पे आती है और फोटोसिंथेसिस में उसका यूज हो सकता है. पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम used in photosynthesis has a wavelength about the 400 to 700 नैनोमीटर. जो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट यूज कर सकते हैं हम, उसका जो रेंज है अबाउट द 400 टू 700 नैनोमीटर. हम उसको विजिबल स्पेक्ट्रम में कह सकते हैं और उसको पीआर भी कह सकते हैं. दैट मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. ये याद में रखिए, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ पीआर? That means photosynthetic active radiation, that is a 400 to 700 nanometers. The energy content photon, that is a term as a quantums. जो फोटोन में एनर्जी होती है उसे हम एक स्पेशल टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्वांटम कह सकते हैं. The energy content the quantum related the wavelength, it is a greater wavelength. The shorter wavelength, it the greater energy present in its quantum. जो क्वांटम है उसकी एनर्जी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेट हो सकती है. लेट्स से इन अ विच लाइट हैविंग इट्स ओन कलर. लाइट में जो कलर है, कलर दैट मीन्स कलर इंडिकेट दैट क्वालिटी ऑफ अ लाइट. जो कलर के अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस डिपेंड होता है. जो ब्लू एंड रेड लाइट है उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, बट दे आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी. जो ब्लू लाइट है उसमें मोर एनर्जी रहती है, जो रेड लाइट है उसमें लेस एनर्जी रहती है. वाइल जो ग्रीन लाइट है उसमें जो फोटोसिंथेसिस है वो कम हो सकता है, उसमें एनर्जी कम रहती है. दैट आर द क्वालिटी ऑफ लाइट. लाइट की क्वालिटी भी है सब हो सकता है. दैट वी कॉल्ड एज अ एनर्जी ऑफ अ लाइट. अब आगे जाके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट. ये सारे 3 कंपोनेंट हमने देखे अभी तक, जैसे लाइट है, जैसे CO2 है या वाटर है. ये होने से कोई बात होती नहीं. क्लोरोप्लास्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्लोरोप्लास्ट वी डज नॉट प्रोसीड द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट में नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कभी भी प्लांट्स में हमें नहीं दिखाई देता. सो क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट इट इज द वन टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ प्लांट लीफ. क्लोरोप्लास्ट आर द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ जाके एक्चुअल फोटोसिंथेसिस होता है. These are the green plastids which occurs in all green parts of the plant. These are the round or oval disc shape. मैंने जैसे आपको वो पीछे बताया कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है
प्लांट के जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट प्रेजेंट है प्लांट में वहाँ ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जैसे हम कह सकते हैं लीफ, उसके बाद जैसे कुछ स्टेम है वो ग्रीन कलर की है, वहाँ भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट दैट इंडिकेट दैट इज अ क्लोरोफिल पिगमेंट। और उसका ये जो प्लास्टिड है उसका शेप भी एक कोई राउंड कह सकता है, कोई ओवल कह सकता है, या डिस्क शेप बॉडीज कह सकते हैं। इट ऑकर इन अ क्लोरेंकाइमेटस सेल्स offer leaves young stems. Each mesophyll cell contain as many as 300 chloroplast. It's a peripheral cytoplasm. मतलब एक क्लोरोप्लास्ट जो एक प्लांट है उसमें लगभग कितने क्लोरोफिल सेल कह सकते हैं, और द क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं 300 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में या एक रीजन में प्रेजेंट हो सकते हैं। दैट आर द आस्क इन क्वेश्चन हाउ नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल और द पर मेजोफिल सेल। एक मेजोफिल सेल में लगभग कितने क्लोरोप्लास्ट आते हैं, तो उसका आंसर हमें यहाँ दिख सकता है 300 क्लोरोप्लास्ट प्रोबेबली प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट ऑर्गेनल्स दैट इज आउटर एनवलप कंसिस्ट द डबल मेम्ब्रेन विच एक्ट एज अ सेलेक्टिव बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ अ सेलुलर मेटाबोलाइट्स इनटू और आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, अगर इसका हम फिगर देखेंगे तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एज वेल एज अ इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है आउटर और इनर मेम्ब्रेन सिर्फ इसके लिए रहता है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस रहता है, तो उसमें जो सेल वॉल है, जो आउटर लेयर है क्लोरोप्लास्ट का और क्लोरोफिल, वहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसीलिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट एनवलप इंक्लोज द लिक्विड ऑफ अ प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा। अब क्लोरोप्लास्ट है उसमें एक कंपोनेंट है स्ट्रोमा, दैट मीन्स जो लिक्विड और फ्लूइड प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। द लिक्विड मीडियम ऑफ स्ट्रोमा दैट इज हाईलाइन स्लाइटली डेंस ग्रैनुलर मैट्रिक्स दैट कंटेन द नेसेसरी एंजाइम फॉर द फोटोसिंथेसिस। और ये जो लिक्विड है उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, किसके लिए, किस काम के लिए, वो फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट करने के लिए वह जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद वहाँ एक सिस्टम रहती है वी कॉल्ड एज अ ग्राना, जो जैसे हम कॉइन, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखेंगे और वो स्टैक ऑफ कॉइन तैयार होगा, उसे हम ग्राना कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको थैलेकॉइड मेम्ब्रेन या उसको एक सिंगल स्ट्रक्चर को ग्राना कहते हैं। एंड ये देखिए लैमेलर सिस्टम्स ऑफ स्ट्रोमा फॉर्म्स द प्लैटन सैक लाइक लैमेली वी कॉल्ड एज अ थैलेकॉइड्स, उसे थैलेकॉइड्स या ग्राना हम कह सकते हैं। Those pigment which occurs in a photosynthesis thylakoid chloroplast take a part in absorption of light energy for the purpose of photosynthesis is known as a photosynthetic pigment। और जो ये थैलेकॉइड है और वो हम उसे ग्राना कह सकते हैं। जैसे ग्राना और थैलेकॉइड में एक डिफरेंस है, अगर एक सिंगल कॉइन और सिंगल स्ट्रक्चर ले ले तो हम उसे ग्राना कह सकते हो। अगर स्टैक ऑफ ग्राना, जैसे मैंने बताया आपको, एक कॉइन के ऊपर जैसे हम 10 कॉइन रखेंगे तो वो सिंगल स्ट्रक्चर है, उसे हम थैलेकॉइड कहते हैं। और थैलेकॉइड इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस का जो पिगमेंट है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स क्लोरोफिल। एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट दे हैविंग द डिफरेंट पिगमेंट लाइक कैरोटेनॉइड्स। आगे जाके हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, those pigment occurs in a photosynthetic thylakoids of the chloroplast take part in absorption of light energy for the purpose of photosynthesis, that is known as the photosynthetic pigment। जो भी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कह सकते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का लोकेशन क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वेयर आर प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअल कहाँ प्रेजेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो उसका आंसर है ग्राना लिख सकते हैं आप, या थैलेकॉइड लिख सकते हैं। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर देयर responsible of photosynthesis. One is a chlorophyll and another that is a carotenoid, but it depends on the plant। अगर क्लोरोफिल ना हो तो ही कैरोटेनॉइड क्या कर सकते, फोटोसिंथेसिस कर सकते। आगे जाके हम देखते हैं फर्स्ट क्लोरोफिल।
देखिए, क्लोरोफिल आर द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इसेंशियल पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के सिवा हो ही नहीं सकता। सो क्लोरोफिल इट इज़ द वन मोस्ट इसेंशियल पिगमेंट फॉर द photosynthesis. There are the in plants that is observed 5 types of chlorophyll are present. That is the chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, and chlorophyll D and E. There's only 2 chlorophyll occurs in a chloroplast, that is a higher plants in a A and B. ये इतना क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन जो हायर प्लांट्स है उसमें 2 ही टाइप के क्लोरोफिल हमें ऑब्जर्व होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. Then chlorophyll A found in a photosynthetic plants, hence it is a term as a universal photosynthetic pigment, or we call it as a primary photosynthetic pigment, because it performs the primary reaction of a photosynthesis. It involves conversion of light into the केमिकल और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे मैंने आपको पहले बताया, फोटोसिंथेसिस में जो भी रिएक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए एंड बी. उसके सिवाय जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती. उसके लिए 2 ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी. अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट. मतलब बाकी के पिगमेंट वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेते, ऐसा नहीं है. जो लेते हैं उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन है एक्सेसरी एंड अनदर दैट इज अ इसेंशियल पिगमेंट. एक्सेसरी मतलब वो हो या ना हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. देन another type of it has a tadpole like a configuration. It is called as a porphyrin long phytol tails, that is a porphyrin heads made up of 4 pyrrole rings which is a link by a methane bridge. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें क्लोरोफिल का, तो ये एक टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है. उसमें जो मेन हेड है उसे हम पोरफायरिंग कह सकते हैं. उसका एक लॉन्ग टेल है, उसको हम फाइटोल कह सकते हैं. पोरफायरिन इट इज़ हेड मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स. ये जो हेड है क्लोरोफिल का, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, हेड को हम पोरफायरिन कह सकते हैं. पोरफायरिन ये जो है 4 पायरोल रिंग से बना हुआ है. बट ये 4 पायरोल रिंग एक लिंक से जुड़े हुए हैं, उसे हम मिथाइन ब्रिज कह सकते हैं. और उसका स्ट्रक्चर भी दिया है double bond CH single bond. Then the skeleton of each pyrrole ring made up of 5 atoms, 4 carbon and the 1 nitrogen. अगर इसका स्ट्रक्चर आगे जाके आपको हम दिखाएंगे, उसमें आप देख पाएंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है. उसमें जो पायरोल रिंग है 5 एटम से 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन से बना है. लेटर ऑल इट्स लाइज टू इन द सेंटर, और ये सेंटर में प्रेजेंट है. The non-ionic magnesium atom held to the center of porphyrin heads by nitrogen atoms of the pyrrole ring through a 2 covalent and 2 coordinate bonds. इसमें 2 बॉन्ड यूज हो सकते हैं. इन सबको टाई करने में है पायरोल रिंग, या वी कॉल्ड एज अ porphyrin. The chlorophyll A is a bluish green in a pure state. It has the empirical formula C55H72O5N4 and Mg. Chlorophyll B, it is a olive green in pure state with empirical formula C55H70O6N4 and the Mg. लेट्स सी, आप इन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं. आप ये भी पढ़ लीजिए एक बार, इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए. बोथ क्लोरोफिल आर द सोल्यूबल इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये जो क्लोरोफिल है बहुत सारे सॉल्वेंट में सोल्यूबल है. क्लोरोफिल A is a more soluble in a non-polar solvent like a petroleum ether, while chlorophyll B is a more soluble in polar solvent like a methyl alcohol. आइए देखिए, अब ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसमें 2 टाइप की सोल्यूबिलिटी दिखाई गई है, एक पोलर सॉल्वेंट में और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में. और ये एग्जाम में वो पूछ सकते हैं पोलर सॉल्वेंट में कौन सा क्लोरोफिल सोल्यूबल है, या क्लोरोफिल ए कौन से सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल है. तो वहाँ नीचे बहुत सारे केमिकल का ऑप्शन वो आपको दे सकते हैं. क्लोरोफिल ए हैज़ CH3 ग्रुप्स, carbon 3, while chlorophyll B has a formyl or the aldehyde groups. Chlorophyll A absorb the more red wavelength while the chlorophyll B absorb the more violet blue wavelength.
अब ये भी इम्पोर्टेंट है, आप शायद एक चार्ट कर सकते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का डिफरेंस, वहाँ आप ज़्यादा अच्छे से उसको ध्यान में रख सकते हैं। बैक्टीरिया पोजेस द टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट इज द बैक्टीरियो क्लोरोफिल and bacterioviridins. The bacteriochlorophyll has the empirical formula C55H74O6N4 and the Mg. Then the another type of pigment we call as a carotenoids. कैरोटेनॉइड्स जो भी प्लांट्स में प्रेजेंट है उसे हम एक्सेसरी पिगमेंट कह सकते हैं। वो जो प्लांट्स है, जैसे ग्रीन क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, जहाँ ग्रीन प्लांट हो या जहाँ ग्रीन कलर प्रेजेंट हो प्लांट्स में, जैसा ये कैरोटेनॉइड है ये रिस्पॉन्सिबल है येलो पिगमेंट, ऑरेंज रेडिश पिगमेंट आल्सो हम इसे कह सकते हैं। इज एसोसिएटेड विद द क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट बट ऑकर्स इन अलोन इनसाइड ऑफ अ क्रोमोप्लास्ट। जो भी प्लांट्स का कलर देना पड़ता है कि कलरफुल पार्ट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये है कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स इट्स आल्सो नोन एज एक्सेसरी पिगमेंट। ये होना या ना होना इसका बराबर है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत एक्टिवनेस है। जो प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता वो इसमें की फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। हम इसे क्रोमोप्लास्ट कह सकते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्ट इसमें क्या डिफरेंस है? क्रोमोप्लास्ट दोज प्लास्टिड आर यूजफुल फॉर द कलरिंग ऑफ द प्लांट पार्ट को कलर करना हो तो उस प्लास्टिड को हम क्रोमोप्लास्ट कह सकते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स वी कॉल्ड द कैरोटीन्स एंड द ज़ैंथोफिल्स। इसमें दो टाइप्स के कैरोटेनॉइड्स होते हैं, फर्स्ट है कैरेटीन्स और दूसरा ज़ैंथोफिल। कैरेटीन्स इज द हाइड्रोकार्बन जनरल फार्मूला C40 and the H56 which having the red color tomato due to the carotenes and the we call it the lycopines। जो टोमेटो का कलर है वो रेड है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैरोटीन, उसको हम लैकोपिन्स कह सकते। द मोस्ट कॉमन कैरोटीन्स दैट इज द बीटा कैरोटीन्स दैट कन्वर्ट्स टू विटामिन ए बाय एनिमल्स एंड द ह्यूमन बी। उसमें रेड कलर है, उसमें ये विटामिन ए का भी काम कर सकता है। Xanthophyll is oxygen containing derivative carotenes that is C40, H56 and the O। C40, H56 and O2 दैट इज ल्यूटिन एंड जियाज़ैंथिन। ज़ैंथिन में बहुत सारे टाइप से एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी हम आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अनदर कंपाउंड है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स कंटेन द मेजर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑकरिंग इन ब्लू ग्रीन algae वी कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट है, उसे हम फाइकोबिलिन्स कह सकते हैं। दे आर प्रोटीन लिंक पिगमेंट, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उसे बिली प्रोटीन्स कह सकते हैं। दे आर द वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, वाटर में अलगी जनरली हमें वाटर में पाए जाते दिखते हैं, उसमें जो प्रोटीन है उसे हम ये फाइकोबिलिन्स प्रोटीन कह सकते हैं। इट इज़ फॉर लाइट एंड हेल्प्स इनटू द फोटोसिंथेसिस, ये जो लाइट का एब्सॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हमें वो मदद करते दिखाई पड़ते हैं। ब्लू ग्रीन अलगे में अनदर पिगमेंट है, उसे फाइकोसाइनिन कह सकते हैं। फाइकोसाइनिन में ये पिगमेंट प्रेजेंट है और फाइकोसाइनिन उस पिगमेंट का नाम है, एज वेल एज इसमें दूसरा भी प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको फाइकोइरेथ्रिन हम कह सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है हमारे कोचिंग के लिए, आप इस हमारे पेज पे ज्वाइन हो सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको अब हमारा शेड्यूल बता देते हैं। हम इस जनवरी में हम फर्स्ट बैच स्टार्ट कर चुके हैं। फरवरी में फुल फेज में बैचेस ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। तब तक फर्स्ट ऑफ फरवरी तक है डेमो बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और आगे से जो ऑनलाइन है एज वेल एज ऑफलाइन है उसका जो है चार्जेस एप्लीकेबल होगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, शेयर विथ फ्रेंड्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।